बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम की इंडियन पॉलिटी से संबंधित 10,000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज में स्वागत है। बच्चों, यह 10,000 प्रश्न जो हम हल करेंगे यह आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको हल करिए तथा अपने रिवीजन नोटबुक्स में इनको लिखते जाइए ताकि आप बार बार इनको रिवाइज कर सकें। तो बच्चों, यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो इंडियन पॉलिटी से संबंधित यह टेस्ट सीरीज है इसके वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त होते रहें। आज के इस वीडियो में बच्चों हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि संविधान की विशेषताओं से संबंधित होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भारत के संसद को भारत के संविधान में संशोधन का अधिकार दिया गया है, लेकिन संसद भारत संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। और भारत का जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 का, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसका मुख्य कारण है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के बहुत ही ज़्यादा प्रमुख भागों को संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, संसद संविधान के किस भाग में संशोधन नहीं कर सकती है? पहले तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों की विधानसभाएं संविधान में संशोधन नहीं कर सकती हैं और संसद भारत के संविधान के सभी भागों में संशोधन नहीं कर सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संसद संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है और यह मूल ढांचा जो तथ्य है इसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कौन सा भाग मूल ढांचा है या नहीं। संविधान संशोधन से संबंधित कुछ और मुख्य तथ्य, जैसे कि संविधान के कई बड़े परिवर्तन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किए गए थे, इसलिए इस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय लाया गया था और उस समय भारत में आंतरिक आपातकाल चल रहा था। भारत में आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 तक 2 वर्षों तक चला था। संसद संविधान के में संशोधन कर सकती है और वह संविधान के अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन करके संशोधन करती है, लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित कर सके। और भारत के संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। हमने पिछले टेस्ट सीरीज में पढ़ा था कि भारत के संविधान के जो मुख्य स्रोत हैं वह लगभग 60 देशों के संविधान से हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित संविधान है? तो बच्चों, विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर संविधान लिखित रूप में पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं है। उसी में से ब्रिटेन देश का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है, यानी कि उस देश में ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, पुस्तक के रूप में जैसे भारत में संविधान है वैसा कुछ वहाँ नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित संविधान है? वैसे तो भारत का भी संविधान लिखित संविधान है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, वहीं पर अमेरिका का जो संविधान है वह भी लिखित संविधान है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो अभी हमने पढ़ा बच्चों कि जो विश्व का जो अलिखित संविधान है सबसे बड़ा वह ब्रिटेन का संविधान है और भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तब उसमें 395 अनुच्छेद थे और यह 22 भाग थे तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। बच्चों, संविधान की विशेषताओं से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। लिखित संविधान जैसे कि भारत और अमेरिका का संविधान है, वहीं पर दूसरा है अलिखित संविधान जिसमें जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बृहद, समग्र और एक विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से जब संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तब इसमें प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में भारत के संविधान में लगभग 450 अनुच्छेद हैं तथा 22 भाग हैं और वर्तमान में कुल अनुसूचियाँ हो गई हैं 12। तो इस तरह से भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं जितने कि भारत के संविधान में है। इस तरह से विश्व के संविधान लिखित और अलिखित होते हैं। भारत और अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बृहद, समग्र और विस्तृत होने का क्या कारण है। अभी हमने पिछले तथ्यों में पढ़ा था कि जो भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन इसके सबसे बड़े लिखित संविधान होने के कुछ कारण हैं। जैसे कि पहला है भारत का विस्तार और विविधता। भारत एक बहुत विस्तृत भौगोलिक देश है और यहाँ पर विविधता पाई जाती है। दूसरा एक ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण में क्या है, भारत ब्रिटिश सरकार की गुलाम देश के रूप में था और भारत के संविधान में विभिन्न प्रावधानों को भारत ब्रिटेन के सरकार के जो अधिनियम थे उनसे अंगीकृत किए गए हैं। तीसरा, केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान है। भारत में राज्यों के लिए अलग से कोई संविधान नहीं है। तो यह तीनों ही कारण भारतीय संविधान के बृहद, समग्र और विस्तृत होने के कारण है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। यह तीनों ही कारण भारत के संविधान की विस्तृतता को दर्शित करते हैं। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा है, भारत के संविधान के विस्तृत होने के निम्न 4 कारण हैं। भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण में से भारत का विस्तार और विविधता। ऐतिहासिक कारण, जैसा कि पिछले प्रश्न में देखा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को संविधान में देखा जा सकता है। भारत शासन अधिनियम जो कि ब्रिटिश सरकार के दौरान में लाए गए थे, उन अधिनियम के बहुत सारे प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। और तीसरा, केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान है। राज्यों के लिए अलग से संविधान नहीं है, ना ही केंद्र के लिए अलग से संविधान है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था और संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत हैं बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। तो इस तरह से यदि आप संविधान को पढ़ेंगे तो भारत का संविधान में वर्तमान में लगभग 450 अनुच्छेद हो चुके हैं और इसमें लगभग 12 अनुसूचियां हैं और इसको 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसके साथ साथ संविधान का जो पृष्ठ है, परिचय पत्र है, वह प्रस्तावना भी इसमें शामिल है। इस तरह से भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकतम स्रोत निम्न में से किससे हैं। तो बच्चों, भारत जो लगभग 450 वर्ष ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा है। इस तरह से ब्रिटिश सरकार के जो अधिनियम हैं उनका आप भारतीय संविधान में हस्तक्षेप देख सकते हैं। इस तरह से जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वही भारतीय संविधान का अधिकतम स्रोत है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद हुआ है। तो कई बार यह आक्षेप लगाया जाता है कि भारत के संविधान में विभिन्न देशों से नकल की गई, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। उसके पश्चात भारत के संविधान में जो विभिन्न देशों के संविधान के तथ्य उचित हो सकते थे, जो उपयुक्त थे, उनको भारत के संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। इस तरह से भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि भारत का संविधान विभिन्न देशों के संविधानों को छानने के बाद निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के दार्शनिक भाग कौन कौन से हैं। तो भारतीय संविधान के 2 भाग हैं, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। यह दोनों ही भाग भारतीय संविधान के दार्शनिक भाग कहलाते हैं। मौलिक अधिकार भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। संविधान के स्रोत से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि संविधान के जो अधिकतर उपबंध हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा किया था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह संविधान के दार्शनिक भाग हैं और मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वहीं पर आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। भारत के संविधान में लगभग 60 देशों के संविधानों के प्रावधान शामिल हैं। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका का अधिकांश जो हिस्सा है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बच्चों, भारत के संविधान को निर्मित होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इस प्रारूप समिति का जो मुख्य कार्य था वह था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान कठोर या अनम्य संविधान है। तो बच्चों, कठोर और अनम्य संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन बहुत ही कठिनाई से किया जा सकता है, यानी संशोधन होता है लेकिन उसमें बहुत ही कठोर प्रक्रिया होती है। तो विश्व में अमेरिका का संविधान बहुत ही कठोर और अनम्य संविधान है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान लचीला और नम्य संविधान है।
तो लचीला और नम्य संविधान वह संविधान होता है जिसमें संविधान को बहुत ही सरल प्रक्रिया के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और विश्व में ब्रिटेन का जो संविधान है उस संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, लचीला और नम्य संविधान है ब्रिटेन का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है लचीला संविधान, यह असत्य कथन है। दूसरा है कठोर संविधान, यह भी असत्य कथन है। बच्चों तीसरा कथन सत्य है, भारत का जो संविधान है वह लचीला और कठोर का मिश्रण है, यानी कि संविधान के कुछ प्रावधानों को सरल प्रक्रिया या साधारण बहुमत के आधार पर संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रावधानों को विशेष बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। इस तरह से भारत का जो संविधान है वह कठोर और लचीला का मिश्रण है। संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया गया है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने की विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, जैसे कि अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका का संविधान कठोर और अनम्य संविधान है। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही होती है जैसे कि आम कानूनों के निर्माण की होती है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान को संशोधित करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। वहीं पर देखा जाए तो भारत का संविधान इन दोनों का मिश्रण है। भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए साधारण आम कानून के निर्माण जैसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, और कुछ संविधान के प्रावधान या उपबंध हैं जिनमें संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। वहीं पर और कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से भारत के संविधान के संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला, साधारण बहुमत के आधार पर कुछ प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है। दूसरा, कुछ प्रावधानों को विशेष बहुमत से संसद संशोधित कर सकती है, और कुछ अन्य प्रावधान हैं जिनको संसद विशेष बहुमत और भारत के आधे राज्यों के से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इस तरह से भारत का जो संविधान है वह कठोर और लचीले का मिश्रण है। भारत का संविधान विश्व में सबसे यूनिक संविधान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? तो विभिन्न देशों के संविधान में वहाँ की सरकार के बारे में उल्लेख है। तो भारत का जो संविधान है उसमें भारत में संघीय सरकार के रूप में स्थापित किया गया है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। विभिन्न देशों में केंद्र सरकार प्रमुख होती है, राष्ट्रपति सरकार होती है, लेकिन भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संघीय सरकार का लक्षण है? तो कथन एक है 2 सदन, यानी संघीय सरकार के 2 सदन होते हैं और 2 सरकारें होती हैं, शक्तियों का विभाजन होता है। इस तरह से तीनों ही कथन सत्य हैं। संघीय सरकार के लक्षण में 2 सदन, 2 सरकार और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। संघीय सरकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। संविधान में संघीय सरकार के सभी लक्षण विद्यमान हैं, जैसे कि भारत के अगर प्रक्षेप में देखा जाए तो भारत में 2 सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारत के संविधान में 2 अनुसूचियां हैं, केंद्र सूची और राज्य सूची। लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की कठोरता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और 2 सदन है। इस तरह से भारत एक संघीय सरकार व्यवस्था वाला देश है। अगला प्रश्न है, किस देश में सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली अपनाई गई है? तो भारत में सरकार की संघीय सरकार व्यवस्था अपनाई गई है और अमेरिका में जो सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली अपनाई गई है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सरकार की संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है? तो विश्व का ब्रिटेन जो देश है वहाँ पर सरकार की संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, यानी कि ब्रिटेन में संसद ही संप्रभु है। संसदीय व्यवस्था का यह मुख्य तथ्य होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की सरकार की प्रणाली अपनाई गई है? तो सरकार की प्रणाली 2 प्रकार की होती हैं, अध्यक्षीय, संसदीय और एकात्मक। तो उनमें से बच्चों भारत की जो सरकार प्रणाली है वह संसदीय प्रणाली है। जैसे कि ब्रिटेन के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है, भारत में भी संसदीय प्रणाली है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो बच्चों पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि भारत सरकार अधिनियम जो कि ब्रिटिश सरकार के दौरान में लाए गए थे, उनके विभिन्न प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है और भारत के संविधान के वही मुख्य स्रोत हैं। वहीं पर संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से ही भारत में अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनी होती है?
तो आपको बताना है कि भारत की जो संसद है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नई संसद का उद्घाटन किया गया है। और भारत की संसद जो होती है वह राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यह तीनों से ही मिलकर बनी होती है। कई बार बच्चे इसमें गलत करते हैं कि राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनी होती है। नहीं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। भारत में संसदीय सरकार की कौन सी विशेषता है? कथन एक है बहुमत वाले दल की सत्ता, तो यह सत्य कथन है। दूसरा है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। तो बच्चों, भारत में जो मंत्री होते हैं वह लोकसभा तथा राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, तो इस तरह से यह भी कथन सत्य है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, तो बच्चों यह भी कथन सत्य है। भारत की संसदीय सरकार में जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है। विधायिका में जो सदस्य होते हैं वह मंत्री भी होते हैं, और बहुमत दल वाले की जो होती है सत्ता। तो इस तरह से यह तीनों ही कथन संसदीय सरकार व्यवस्था के तत्व हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार व्यवस्था को प्रधानमंत्री सरकार के रूप में जाना जाता है? बच्चों, भारत में लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और लोकसभा में जब तक उसको बहुमत रहता है, यानी जब तक उसको विश्वास प्राप्त रहता है, वह भारत का प्रधानमंत्री रहता है। और भारत में जो इसी व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है, और संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, और सारी जो कैबिनेट या मंत्रिपरिषद होती हैं उसका भी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और वास्तविक सरकार का प्रमुख होता है। भारत में संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं। पहला, बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। लोकसभा केंद्र के आक्षेप में और राज्यों में विधानसभा में जो बहुमत दल वाला नेता होता है वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, यानी जो मंत्रिपरिषद होती है वह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है, यानी कि लोकसभा सदन में जो बहुमत वाला दल का नेता होगा वह प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और वहीं पर राज्य के संदर्भ में देखा जाए तो जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है वह मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। निचले सदन का विघटन होता है। निचला सदन कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा का विघटन होता है संसदीय प्रणाली में, और भारत में राज्यसभा का विघटन नहीं होता, वह एक स्थायी सदन है। वहीं पर राज्यों में देखा जाए तो विधानसभा का विघटन होता है प्रत्येक 5 वर्ष में, और कुछ भारत के राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, और विधान परिषद केंद्र में राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं होता है। अगला संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली जो है वह वहां पर संसद ही संप्रभु होती है। संसदीय व्यवस्था में चाहे भारत हो या ब्रिटेन, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसको प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं, क्योंकि यह एक वास्तविक सरकार का जो होता है वह प्रमुख होता है। संसद की संप्रभुता का नियम किस देश की संसद से जुड़ा है? तो अभी पिछले ही प्रश्न में हमने देखा था बच्चों कि जो संसदीय सरकार व्यवस्था है वह ब्रिटेन में है, और ब्रिटेन की इसी संसदीय सरकार की व्यवस्था को भारत में भी अपनाया गया है, और संसद की संप्रभुता का नियम भी ब्रिटेन की संसद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश के संविधान से जुड़ा है? तो बच्चों, विश्व के अमेरिका देश है, वहाँ पे न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू किया गया है, यानी संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। भारत की जो न्यायपालिका है वह एकीकृत न्यायपालिका है, और भारत की जो न्यायपालिका है वह एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं बच्चों। संसद की संप्रभुता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता से संबंधित। संसद की संप्रभुता का जो नियम है वह ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, इसको अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था। न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से जुड़ा है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने की प्राथमिकता दी है। एक ओर जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों द्वारा संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। तो इस तरह से भारत में ना तो संसद संप्रभु है और ना ही न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, और इन दोनों में संतुलन है। कैसे? यदि संसद संविधान की प्रक्रिया का पालन ना करते हुए कोई अधिनियम बनाता है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के तहत उसको रद्द कर सकता है। वहीं पर भारत में संसद संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के
सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न प्रावधानों को कम, ज़्यादा या रद्द भी कर सकती है। इस तरह से इन दोनों में संतुलन है और भारत में इसी संतुलन को भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इसको अपनाया था। इस तरह से भारत में ना तो संसद संप्रभु है और ना ही न्यायपालिका सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा कहलाती है। बच्चों, भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की जो परीक्षा होती है वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। और भारत में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय रेवेन्यू सेवा, यह तीनों ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं। निम्नलिखित में से न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसको प्रदान की गई है। तो बच्चों, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। संसद के किसी भी कानून को सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के तहत असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो बच्चों, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित जितने भी वीडियो हैं आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त होते रहें।